अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने इस मरतबा बिलाखिर ईवीएम्स और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने के मामले पर और इन तमाम कवानीन पर एक मुस्बत और एक बहुत अहम पेशरफ दिखाई है, क्योंकि अब कमिटीज़ बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से तश्कील दे दी हैं। और ये जो तीन कमिटीज़ हैं नाजरीन, वो टेक्निकल, प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिकल, यानी तीनों जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। इससे कबल आपको नाजरीन याद होगा कि जब से ये मामला शुरू हुआ है और जब से जॉइंट सेशन से ये जो बिल्स हैं ये बाकायदा तौर पर पास हुए हैं, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे इसके ऊपर सवालात और रिजर्वेशंस रखे थे सामने। और उसके बाद अब ये एक खासी अहम पेशरफ्त है कि इनके हवाले से बाकायदा जो कमिटीज़ हैं वो तश्कील दे दी गई हैं, जिनकी वजह से और जिनके थ्रू जो सवालात हैं और जो रिजर्वेशंस हैं वो इलेक्शन कमीशन टेक्निकल बुनियादों पर उनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करेगा। बिल आखिर ये जो तमाम जो मुरतब दी हुई कमिटीज़ हैं या जो ये तमाम जो बॉडीज़ हैं ये अपनी सिफारिशात फिर बाकायदा इलेक्शन कमीशन को देंगे और फिर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर बाकी आइंदा आने वाला जो लाएअमल है उसका फैसला करेगा। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हवाले से भी जो आइंदा इंतखाबात में जो 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 भी उसके हवाले से रिजर्वेशंस थी या इलेक्शन कमीशन के को जो सवालात थे उसके ऊपर भी बताया जा रहा है कि अहम पेशरफ्त हुई है। और इलेक्शन कमीशन के हुकाम ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये भी जो सवालिया निशानात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल के हवाले से आंसर किए जाएंगे और इसका जवाब दिया जाएगा कि आया आइंदा आने वाले जो आम इंतखाबात हैं क्या इन मशीन्स के जरिए कराए जा सकते हैं। क्योंकि हुकूमत तो ये कह रहे हैं और बारहा ये कहते हुए नजर आए हैं कि कोई छोटे पैमाने का भी इंतखाब अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए हो जाए तो ये बेहतर रास्ता होगा, क्योंकि एक क्लैरिटी आ जाएगी कि इन मशीन्स के इस्तेमाल में कहाँ कहाँ पर लेकूनाज हैं, कहाँ कहाँ पर मसाइल हैं और किन एतबार से उसकी उसकी जो दुरुस्तगी है या इस्लाह है वो होने की ज़रूरत है। तो नाजरीन, अब बात यह है करने वाली कि क्या आइंदा जो होने वाले इंतखाबात हैं, अगर कोई ज़िमनी इंतखाब आता है, आम इंतखाबात जनरल इलेक्शंस 2023 से पहले, तो क्या वो इलेक्शंस हम लोग ईवीएम्स के जरिए करवा पाएंगे? जैसे बल्दियाती इंतखाबात की भी बात की जा रही है कि अब होने वाले हैं और वो भी अनकरीब हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं, तो क्या उनके हवाले से ईवीएम्स का इस्तेमाल हो पाएगा? और बैरून मुल्क समंदर पार पाकिस्तानियों को जहां तक वोटिंग राइट्स का सवाल है, अक्सर और बेशतर नाजरीन इस पर जो अपोजिशन है इस चीज़ के खिलाफ नहीं है और वो भी समझते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का हुसूल, वोटिंग की सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन जहां पर उनका एक मसला आता है या फिर जो अपोजिशन की तरफ से एक जो प्रेपोजिशन आती है वो ये है कि क्यों ना उनको बाकायदा नुमाइंदगी दे दें। जैसे ये एक अच्छी प्रेपोजिशन है जिसके ऊपर यकीनन हुकूमत और सोच सकती है, मजीद इसको प्रोब कर सकते हैं कि ये इसका लाइकलीहुड कितना है। लेकिन फिलहाल तो हमें नहीं नजर आ रहा कि हुकूमत इस हवाले से उनकी ये प्रेपोजिशन फिलहाल मान रही है, लेकिन इसके ऊपर बात बहस यकीनन हो सकती है। क्या जब ये तमाम कवानीन जॉइंट सेशन से पास हो चुके हैं, क्या इनके ऊपर मजीद एक तरह से थॉट प्रोवोक करने की या फिर बातचीत करने की गुंजाइश बची है या बचती है? ये भी एक ज़रूरी सवाल है। और ये कि जो लेक्यूनाज माने थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिनकी निशानदही खुद की थी इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें काफ़ी सारी बातें शामिल थी कि किसी चिपकने वाली चीज़ के थ्रू इस पूरी मशीन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर की मैनिपुलेशन हो सकती है, जो टेक्नोलॉजी है या जो नेटवर्क है, कम्युनिकेशन का जाल उस तरह से पाकिस्तान भर में नहीं है कि इनका इस्तेमाल मुमकिन बनाया जा सके। अगर लाइट का फेलियर हो जाता है, पावर फेलियर हो जाता है तो क्या होगा, बैकअप्स कितने हैं इन मशीन्स के? तो इस तरह के सवालात कुछ जो इलेक्शन कमीशन ने उठाए थे। बात आखिर की करने वाली ये है कि क्या उन सवालात के जवाबात इन टेक्निकल कमिटीज से मिल पाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और क्या तमाम सियासी जो पार्टीज़ हैं वो इस हवाले से एक हतमी फैसला कर पाएंगे और क्या एक पेज पर, एक कंसेंसस पर आ पाएंगे, गिवन द फैक्ट कि जॉइंट सेशन हो चुका है और बिल्स का जो पैसेज था वो हो गया है। इन तमाम ज़रूरी सवालात पे आज नाजरीन पहले सेगमेंट के तहत बात करेंगे। ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर सैफुल्ला अब्रो, बजरिया स्काइप आप हमारे साथ हैं पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए। बहुत शुक्रिया सेनेटर सैफुल्ला आपकी मौजूदगी के लिए। और कराची स्टूडियो से नाजरीन तशरीफ़ फरमाएं जनाब सेनेटर शहादत ऐवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया शहादत साहब आपकी मौजूदगी, आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। मैं बात का आगाज़ अगर आप ही से करूँ शहादत साहब, आप बताइएगा कि अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि ऑपोजिशन पहले रोज से यही कह रहे थे कि ईसीपी को तो कम से कम ऑन बोर्ड ले हुकूमत, अब मालूम होता है कि ईसीपी ने बाकायदा खुद कमिटीज तश्कील दी हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी ने इसको वेलकम किया है, सीसीपी के इस मूव को और इस फैसले को। तो अब आप क्या देखते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं तो क्या तब इलेक्शन ये अपोजिशन के लिए या आपकी जमात के लिए काबिल कबूल होंगे ईवीएम्स, अगर इलेक्शन कमीशन भी इनको ओके कर देता है? अब
देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे या अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको तो बालाए ताक रखते हुए जो है ना अमेंडमेंट्स पास की गई हैं। हमेशा आपको पता है इस किस्म की अगर कोई अमेंडमेंट्स होती हैं तो उनको बेहतर ये होता है कि पूरी मुल्क और कौम जो है, जिस तरीके से लास्ट टाइम 2017 में इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई थी, तो हज़ार से ज़्यादा जो है मीटिंग्स हुई थी, कई कमेटियाँ बनी थी, इवन के मैं समझता हूँ कि पब्लिक को ऑन बोर्ड लिया गया था। उसके बाद इलेक्शन एक्ट के अंदर जो है अमेंडमेंट की गई थी। अब इस दफ़ा तो आपको पता है ये बिल डोज कर दिया गया है और इन्होंने यकीनी तौर पे माइंड मेकअप किया हुआ था कि आरटीएस का मुतबादिल जो है हमने एक डब्बा बनाना, दोनों बिल पास करवा के इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी है। इससे पहले आपको पता है जब ये चीज़ कमेटी में गई थी तो कमेटी में इलेक्शन कमीशन के लोग भी मौजूद थे, उनके साथ जिस किस्म का सलूक रवा रखा गया वो भी आपके सामने बाहर कैफ। अब की बात हम ये करते हैं कि चूँकि एक आइनी अदारा है, उसको पाकिस्तान के मुजव्ज़ा कवानीन के तहत उनको जो है काम करना है, और इस एक्ट के आने के बाद उन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर ली है। और यही वजह है जिस तरीके से आपने शुरू में कहा कि उन्होंने 3 कमेटियाँ जो हैं वो बना ली हैं और काम स्टार्ट कर लिया है। ये काम, अब पहली बात तो ये है कि आज और कल में सिलसिला ये चल रहा है कि सबसे पहले तो इसके लिए हमें फंडिंग चाहिए होगी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को डाटा सेंटर बनाना होगा, कंट्रोल सेंटर बनाना होगा, उनको जदीद लैब जो है वो बनानी होगी, प्रिंटिंग और ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने होंगे। ये ऐसा नहीं है कि ज़बानी कलामी एक समरी मूव होगी उसके ऊपर हो गया। प्रैक्टिकली चीज़ों को अरेंज करने के लिए, इवन के ईवीएम जो उसकी ख़रीदारी के लिए हमारे पास एक पेपरा का कानून है, वो टेंडर होंगे, चीज़ें सामने आएंगी, ख़रीदारी होगी, फंडिंग होगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है तब जाके इलेक्शन करवा पाएगा। मैडम उसके अलावा एक और मैं आपको बात बताऊं को ये लाजिम नहीं है कि अगर जो है ईवीएम जो है वो फाल नहीं हो पाती, प्रोक्योर नहीं हो पाती, लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल पाती और पब्लिक को अवेयरनेस नहीं हो सकती, तो क्या भाई इलेक्शन नहीं होंगे? देखें आज अटर्नी जनरल साहब ने भी यही कहा है कि भाई कोई लाजमी नहीं है कि ये अगर इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं तो इलेक्शन नहीं हो सकता, इलेक्शन तो होगा। लेकिन चूँकि कानून बन चुका है, इसको बदली किया जाएगा, चलेगा, तो इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी के मराहिल में है। और मैं ये समझता हूँ वक्त के साथ साथ जो चीज़ें जो उन पर पहले हमें सोचना चाहिए था वो चीज़ें सामने आएंगी, तो बहुत सी चीज़ें और ऐसी होंगी कि मुमकिन है कि यही हुकूमत ये करे कि हमने जल्दबाजी में ये जो है कानून साजी हमने कर ली है, और पाकिस्तान में तो मुमकिन तौर पे ये ईवीएम पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि को भी देखेंगे, वो दुनिया को भी देखेंगे कि दुनिया वापस पेपर बैलेट के ऊपर आ रही है और पाकिस्तान यहाँ से शुरू से साइकिल से स्टार्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये है इलेक्शन कमीशन जो है वो तो गैर जानिबदार एक अदारा है, वो वही काम करेगा जो आइन और कानून के मुताबिक होगा। कानून इन्होंने बना दिया, लेकिन भाई कानून ये होता है कि आप यूँ समझे कानून बना ले और पुलिस ही ना हो तो कहाँ से अमल दरामद होगा? अगर वो बना दे, अदलिया ही ना हो तो कहाँ से तो वो जो है आपका जो पर्पज है कानून बनाने आप का कह वो रहे हैं कि पूरा हो इलेक्शन पाएगा? कमीशन पे आपको एतबार है और इलेक्शन कमीशन कानून के तहत काम कर रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन के अपने तहफ्फुज़ात दूर हो जाते हैं जिनको ग्राउंड बनाती थे ऑपोजिशन, तो फिर आप भी कबूल कर लेंगे ना? देखें अब मैं आपको मुना मैं अब आपको ये कहूं कि तहफ़्फ़ुज़ात से बात जो है आगे चली गई है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात को मैं कह चुका हूं कि बालाए रख कर ये जो है इनेक्टमेंट की गई है। अब तो बात है उनकी मुश्किलात की, उनके प्रैक्टिकल होने की बातें हैं। अब तहफ़्फ़ुज़ात की बात तो नहीं रहेगी, उन्होंने वरना तहफ़्फ़ुज़ात की बात होती तो वो कमेटियाँ क्यों मनाते? देखिए उनके आप इलेक्शन कमीशन जो है, मैं समझता हूँ उनकी नेक नीयती पर किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट अदारा, अगर इंडिपेंडेंट अदारा ना होता तो मेरे ख्याल में ये है कि वो कमेटी के सामने जाके अपनी राय ना रखता, अपना ख्याल ना रखता, और जिस तरीके से फ़िलहाल तो मौजूदा सूरत हाल नज़र आती है वो मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर जा रही हैं। होना ये चाहिए कि अदारे इंडिपेंडेंट काम करें तभी मुल्क और कौम के मफाद में होगा। दुरुस्त। और आगे चल के अगर पता ये चले कि यही ईवीएम जो है इलेक्शन कमीशन ने तो पहले भी कहा है। ठीक है, मैं जरा सैफुल्लाह साहब की तरफ भी बढ़ूं और उनका भी इस पे व्यू आ जाए, फिर मैं लौटती हूं आपकी जानिब। और ये कि आप अभी हतमी बात इस पे नहीं कर रहे हैं कि क्या आप कबूल करेंगे या नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे आपको पूरा एतमाद है। सैफुल्लाह साहब, आरटीएस हो या ईवीएम हो, ऑपोजिशन कुछ खासी खाइफ नजर आती है टेक्नोलॉजी से, इसकी क्या वजह है? और ये जो अभी भी आपने सुना सेनेटर शहादत अवान
आपके कॉलीग हैं सेनेट में, और ये उन्होंने ये बात की कि अभी भी यही वर्ड उन्होंने यूज किया कि बुलडोज किए गए थे वो तमाम बिल्स जॉइंट सेशन में। और अटॉर्नी जनरल भी ये बात बारहा कह चुके हैं कि हतमी फैसला इन तमाम उमूर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, जो वो कहेंगे कानूनी तौर पर उसी पर अमल करना पड़ेगा आपको। मैडम देखिए दो चीजें हैं जो आपने क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो ये है जो आपने कहा कि ईवीएम हो या आरटीएस हो, उससे अपोजिशन जो है खौफ ज़दा है। देखिए उसके फैक्ट फिगर्स है ना। एक्चुअली माजी में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें तो लाजमी है बेनिफिशरी यही दो पार्टीज हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, या आप समझेंगे जमीयत उलमा इस्लाम किसी हद तक। जैसे 2002 में एमए बना तो उनको बड़ी लीड से जो है कोई 62 से ज्यादा सीटें मिली। ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि एमए ने इतनी सीटें ली हैं। तो माजी में जितने भी इलेक्शन जी ओके, मैं से आपको रिकनेक्ट करती हूँ। लेकिन शहादत साहब, अभी आपने सुना वो कह रहे थे कि बेनिफिशियरी चूंकि माजी की दो पार्टीज रही हैं, तो लिहाजा मैं बिल्कुल बात समझा आपने। मैडम आप मुझसे पूछ रही हैं ना, मैं बताता हूँ मैडम। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि अभी तक कहा कि अपोजिशन जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक हैं। मेरी गुजारिश ये है अपोजिशन अपना माइंड जो अपना माइंड दे चुकी है, पार्लियामेंट के अंदर दे चुकी है, मुझे एक सेकंड के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा, मैं जरा मुकम्मल करवा लूं। सैफुल्लाह साहब का जो पॉइंटर था उनकी आवाज मुनक़ता हुई थी। जी सैफुल्लाह साहब, आप मुकम्मल कीजिए पहले। मेरी बात तो आप पहले सुन लें ना। अगर आधे में क्वेश्चन रह जाएगा तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट ऑफ व्यू किसी का नहीं आएगा। तो दो चीजें नहीं बिल्कुल हम तो सुन रहे हैं। सैफुल्लाह साहब, आपका शायद फोन गिर गया था, इस वजह से मैं आपसे राब्ता मेरा मुनक़ता हुआ था। आप प्लीज अपनी बात करिए पूरी। हाँ देखिए, आरटीएस जब आया था तो आरटीएस सिस्टम क्या था? आरटीएस में उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी। वो जो इलेक्शन कमिश्नर था वो किसका था? वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपॉइंटमेंट की थी उसकी। तो ये बिला वजह होता है कि आरटीएस का फायदा पीटीआई को मिला। ये चीजें तब होती हैं जब माजी में हुकूमतें इनको मिली हैं, तो तब ये दोनों पार्टीज या कभी कभी जमीयत उलमा इस्लाम को जो हिस्सा मिलता रहा है तो वो उसमें कंफर्टेबल है। लेकिन पहली बात अब जब उनको शिकस्त हुई, कोई तीसरी पार्टी आई पाकिस्तान में, जैसे माजी में नहीं हुआ, तो वहां शिकायतें स्टार्ट हो गई। अभी देखिए उसके बाद सवाल आता है इसका कि जैसे भाई ने कहा कि ये बिल्डोज किया गया। मुझे समझ नहीं आती। देखिए ज्वाइंट सेशन हुआ, मुझे उसी दिन भी अफसोस हो रहा था। वहां अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब वहां स्पीच कर रहे थे कि आज जो है ये बिल्डोज किया जाएगा। देखिए अगर इनको शिकस्त हो, 203 वोट इन्होंने लिए, 221 वोट हमारी पार्टी ने लिए, ये तो डेमोक्रेटिक वे है ना। ये समझ में ये बात नहीं आती कि जो इनको जमहूरी लेवल पे इनको शिकस्त हो जाए तो वहां वो बिल्डोज का सबक किया जाएगा। अगर ये जीत जाए तो फिर बाहर जाके वो बड़े जो है वो नारे बांधते लगाते हैं कि भाई हमने शिकस्त दे दी हुकूमत को। पॉइंट ऑफ व्यू एक होना चाहिए। ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए कि जब इनको फायदा पहुंचे, जब इनकी कोई कामयाबी हो जाए, इनके लोग ज्यादा आ जाएं तो ये खुश हों, जब इनकी माइनॉरिटी हो तो फिर ये इनको तकलीफ हो गई, ये बिल्डोज हो गया। तो ये करेक्ट होना चाहिए कि बिल्डोज नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे है और सारी दुनिया ने देखा है। और जो अपोजिशन ने वहां किया, यकीन करें तहज्जुब होता है। भाई 50 साल से ये दोनों पार्टीज आई हैं, इनको तो इतना लाजमी ख्याल करना चाहिए कि मुल्क में अगर ठीक है पीटीआई चाहती है कि भाई यहाँ अगर ईवीएम मशीन उन्होंने प्रपोज की है, तो हमें सबको मिल बैठ के हमें डिसीजन करना चाहिए कि भाई ये जो आपने ईवीएम प्रपोज की है इसमें ये खामियां हैं। हाँ, फिर हुकूमत अगर उस पर ना आए, कदम आगे न बढ़ाए, तो फिर तो कहा जा सकता है। लेकिन देखिए हमारी पार्टी ने वो काम किया है जो इलेक्शन कमीशन को बीइंग एज अ इंस्टीट्यूट उसको करना चाहिए था, उसने खुद नहीं किया। ये हमारी हुकूमत ने किया कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन पे हाथ उठते हैं। लेकिन अभी जो आपने सवाल पूछा कि जैसे आप इसमें मुत्तफिक हैं, जैसे मेरे भाई से आपने सवाल किया कि जो 3 कमेटीज इलेक्शन कमीशन ने बनाई है, मैं आपको भी, आप कितने मुतमिन हैं? मैं अभी से आपको कहता हूं ये वहां भी मुतमिन नहीं होंगे। ये इलेक्शन कमीशन की उस बात से मुत्तफिक होंगे सब पार्टी, जो सारी अपोजिशन पार्टी है। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर दें, 1 मिनट बस। नहीं मैं आपसे सवाल ही पूछ रही हूँ सैफुल्लाह साहब, मेरा आपसे ये अर्ज है। ये वहां मुतमिन होंगे जहां इलेक्शन कमीशन पीटीआई को अपोज करे, फिर ये खुश होंगे।
अच्छा इलेक्शन कमीशन सैफुल्लाह सही साहब, फैसला इस वजह करेगी से तो उनको आपको मौका पता है कि मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ काफी आपको पता है आपकी जमात की तरफ से बयानात वगैरह भी दिए गए थे, तो यही सवाल अगर मैं आपसे रिवर्स करके पूछूं कि अब आप मुतमईन हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब बाकायदा कमिटीज बना दी हैं। पहले तो आप कहते थे इलेक्शन कमीशन देख ही नहीं रही है इन कवानीन को, अब कमिटीज बना दी हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन ने इन कमिटीज के तहत कोई प्रॉब्लम निकाली ईवीएम से, अटॉर्नी जनरल कह चुके हैं कि हतमी फैसला उनका है, तो क्या आप मानेंगे इलेक्शन कमीशन का फैसला? देखिए मोना बीबी, सिंपल सी चीज है, हम पीटीआई, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हम सबका विजन एक ही है कि हम इदारों की मजबूती में हम यकीन रखते हैं। हमें पहले भी इलेक्शन कमीशन से कोई शिकायत ऐसे नहीं थी। शिकायत इस पे थी कि जब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ वो आता था जो अपोजिशन उसको यूज करना चाहती थी, हमें उस पे तो ऑब्जेक्शन हो सकता है। बाकी मसला ये था कि हर उस अमल को हम वेलकम कहेंगे कि जो हमारे मुल्क के निज़ाम की बेहतरी के लिए आगे आए। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है, मैं दोबारा इसको आपके सामने कह रहा हूं कि जो भी वो अगर कोई अच्छा कदम उठाए, हम तो उनके साथ खड़े हैं। ये तो उनकी जिम्मेवारी है कि हमारे मुल्क में यानी फ्री अगर एंड उन्होंने कहा फेयर ये इलेक्शन ईवीएम हो। ठीक नहीं है, ये इनमें किसी कोई को प्रॉब्लम है, तो आप मान लेंगे उनकी बात, ठीक हो गया, ऐसे ही है। देखिए कमिटीज है ना, इसमें कोई हर्ज नहीं है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं आज पहले, जब ये चीज आ जाएगी तो पीपी अपोजिशन कभी नहीं मानेगी। वो कहेंगे नहीं नहीं जी, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिल गया है, तो फिर क्या किया जाए? तो ठीक है। हमें इदारों की बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जाती तौर पे ख्वाहिशात 100 हो सकती हैं, लेकिन हाँ। मुल्क के लिए सोचना चाहिए, जो माजी की पार्टीज ने नहीं सोचा। मैं तो जरा ये पीटीआई सवाल सोचती है तो पूछ लूं पीटीआई शहादत को साहब से। अप्रिशिएट करना चाहिए। जी शहादत साहब, इसका जवाब आप फरमाइएगा। आपने सुना सैफुल्लाह साहब कह रहे हैं वो मान लेंगे इलेक्शन कमीशन की जो भी बात होगी। मैडम बिल्कुल इसका जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल इनका जवाब दूंगा। बात ये है कि सैफुल्लाह भाई मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि देखें, अपोजिशन को यूं ब्लेम करना कि अपोजिशन नहीं मानेगी, अपोजिशन कोई मुदल्लिल बात है, दलील के साथ बात करती है। देखें, पार्लिमान के अंदर जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस किस्म की तनकीद की वो ऑन रिकॉर्ड है। देखें, कभी अपोजिशन ने कभी इलेक्शन कमीशन को ना आग लगाने की बात की, ना उनको करप्ट कहा, ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी का माउथ पीस होने का इल्ज़ाम लगाया। देखें, पहली बात तो ये है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अदारों की इज्जत करें और आगे चलें। हमारा कहना ये है कि एक मरतबा सैफुल्लाह भाई की जो पार्टी है उसको एक सीट मिलती है, दूसरी दफ़ा वो माशाल्लाह जो है वो सारे का सारा आरटीएस जो है उस तरफ डोल जाता है। तो हमारा कहना ये है कि पहले जो कि हम डसे हुए हैं जो है आरटीएस के, इस वजह से जो कि मेरा कहना ये है कि एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक मेडिसिन वर्ड में आती है, सपोज करो का की है मैडम, मैं आपको जवाब दे दूँ उसके बाद कर आती है, पूरी दुनिया उसको जो है, पूरी वर्ल्ड उसको जो है उसको कहती है मुनासिब नहीं है, और एक पाकिस्तान कहता है कि यही वाला टीका लगा दो। तो हमें तो ये टीका जो ईवीएम का लगा रहे हैं, जो पूरी दुनिया में पूरी वर्ल्ड ने कह दिया है कि भाई पेपर बैलेट पे चले जाएं। अच्छा, अब ये कैसे आगे चल के किस तरीके से करें, लेकिन उन्होंने कानून बना लिया है, आगे चल फैक्चुअली सर एक बात फरमाइएगा। आप आरटीएस की बात कर रहे हैं, आरटीएस इलेक्शंस एक्ट 2017 के तहत ही उसको इस्तेमाल किया गया ना, जो कि आपने उस वक्त देन पार्लियामेंट में आपने मिलकर पास किया, उस वक्त की हुकूमत पीएमएलएन की हुकूमत के साथ। तो आरटीएस भी तो सर आपकी मर्जी से नाफिज हुआ, फिर अगर उसके नताइज वो ना आए, यानी कि जो आपको बरतरी देते, तो फिर आपने कहा नहीं आरटीएस ठीक नहीं है। बात ये है कि वो जो देखे नहीं, ऐसा मैडम ऐसा नहीं है। आरटीएस जो था वो एक्ट के अंदर आप जो कह रही हैं ना, वो तो रिजल्ट की ट्रांसमिशन का एक सिस्टम था, वो सिस्टम था। हमारा कहना यही है, हमारा कहना ये है कि इस वक्त आरटीएस भी जो है शर्मिंदा है, तो बाकी आगे चल के ईवीएम जो होगी वो जो गुल खिलाएगी पूरी दुनिया देख लेगी। हमारा कहना ये भाई आप आगे चलें, जो दुनिया कह रही है आप उस चीज़ को आजमाएं। क्या बात है कि इनको दुनिया की महंगाई इनको नज़र नहीं आती है, अमन व अमान जो है इनको नज़र नहीं आता है, इनको खाली जो है कि ईवीएम में नज़र आती है। तो मेरा कहना ये है भाई कि हमें कोई शिकवा नहीं होगा, आप ये करके भी देख लें। अब तो बात ये है कि जो हालात नज़र आती है, मैं कहता हूँ अल्लाह करे ये इलेक्शन तक पहुँचें, और कबल अज वक्त हो गए तो भी देख लीजिएगा। अभी तो आप देख लें, इनके बड़े बड़े लोग जो हैं, इनके गवर्नर तक देख लें, इनके सीनियर वज़रात तक देख लें, वो पार्टी जो है वो छोड़ने के लिए दरपे हैं, वो आगे पीछे हैं। तो भाई अगले इलेक्शन और ईवीएम की क्या करते हैं, ईवीएम जो है आप देख लीजिए, ईवीएम का सिस्टम मुकम्मल करने के लिए
उसको फंक्शनल मैं करने शाहद के साहब जरा लिए सैफुल्लाह ये साहब से बात जिम्मेदारी है पूछूं, बड़ी इलेक्शन दिलचस्प बात कमीशन है ये। की। अगर सैफुल्लाह साहब, इलेक्शन कमीशन ये समझेगा कि ये सिस्टम चल सकता है। सैफुल्लाह साहब, ये तो आप ईवीएम छोड़ें, अभी आपने सुना जी, शहादत साहब अगर को। चल सकता है, अगर शहादत साहब कह रहे हैं कि ये ईवीएम तो छोड़ें, आप इलेक्शंस तक, अगर इलेक्शंस टाइम पर हो जाएं और कबल वक्त ना हो, तब भी आप बहुत शुक्र करें। देखें, मैं तो पहले वो जवाब देना चाहूंगा जो शहादत साहब ने बात की सैफुल्लाह कि साहब के एक पास 6 पार्टी को साल है, उनको परवाह नहीं है। 2018 में एक सीट मिली आरटीएस पे, और फिर जो है 2013 में, और 2018 में आरटीएस आया तो वहां जो है काफी सीटें निकल गई। देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अपने सारे दोस्तों से, खास करके पीपुल्स पार्टी से। हमेशा पीपुल्स पार्टी कहती है कि जो हमें बड़े शिकवे हैं इलेक्शन से। ये जो सिंध में इलेक्शन हुआ, जहां पीपुल्स पार्टी ने कभी भी तारीख में ऐसी फतह हासिल नहीं की, भुट्टो साहब के टाइम में भी हासिल नहीं की, बेनजीर साहबा के टाइम में भी हासिल नहीं की, बेनजीर साहबा के शहादत के वक्त 2008 में, अच्छा 2008 में जब बीबी की शहादत हुई, उसी वक्त पे नहीं हुआ। क्या हुआ उसके बाद? जो 3 टेन्योर पीपुल्स पार्टी को 2 टेन्योर मिले, 8 से लेके 13 से 18। भाई उसमें जो हाल है, मैं उस पर भी नहीं जाता। शहादत भाई नाराज हो जाएंगे, मुझे उनको नाराज नहीं करना किसी भी लेवल पे अभी, कि जितनी तबाही वहां 10 सालों में पीपुल्स पार्टी ने की। फिर क्या वजह हुई 2018 के इलेक्शन सिंध में आरटीएस पे नहीं हुआ? 99 सीट्स कैसे पीपुल्स पार्टी को मिली? शाम तक पीपुल्स पार्टी के लोग जो है वो, शाम तक लोग इलेक्शन के एक दिन पहले तक पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवारों के मुंह लटके हुए थे। अवाम उनको गालियां दे रहा था, वो पब्लिक का सामना नहीं कर रहे थे। इलेक्शन के डे पे वो मायूस थे, शाम को वो जीत गए। वही आरटीएस था ना जिसने जीता। ठीक, फेयर। तो वहां क्यों नहीं ये कहते? मैं एक मिसाल आपको देता हूं, सिंपल सा। मैं बिलोंग करता हूं लाड़काना से। नहीं, जो लाड़काना में NA 200 सीट है, NA 200, जिसमें बिलावल साहब हमारे MNA है, अभी रतोड़े लाड़काना की सीट है। आप अभी भी जमीयत उलमा इस्लाम जो PDM में इनके साथ है, उनका बंदा था जो सिंध का हेड है, राशिद महमूद सुमरो। तो राशिद महमूद सुमरो ने वहां क्यों धरना दिया लाड़काना में कि मेरे साथ जो है वो दादली की गई? तो की किसने? जीता तो बिलावल साहब। तो बात यह है कि ये अच्छी रवायत नहीं है कि जहां पीपुल्स पार्टी करप्शन के बावजूद, 10 साल की करप्शन के बावजूद, भुट्टो साहब से, ठीक है सैफुल्लाह साहब, ये आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया है। मैं इसका यकीनन जवाब मांगती हूँ शहादत साहब से, लेकिन उससे कबल आप ये बता दें कि वो कबल वक्त इंतखाबात की बात कर रहे हैं शहादत साहब। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी से लोग हो सकता है कि छोड़कर चले जाएं, तो आप 2023 तो प्रोबेबली आप वहां तक जा भी नहीं पाएंगे ईवीएम पर। मोना बीबी, एक्चुअली क्या है, 1000 ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो पीपुल्स पार्टी की और नून लीग की ये ख्वाहिश तो है कि उनको 3-4 महीने में नया इशू मिले, फिर उस पर बात करें। एक के लियाकत खट्टक ने क्या केपी से इनको ज्वाइन किया है, ये चले हैं कि हम केपी फतेह करेंगे। अच्छा, एक अब्दुल कादिर बलोच ने वहां ज्वाइन किया बलोचिस्तान से, तो वहां कहते हैं कि बलोचिस्तान में हुकूमत बना लेंगे। अभी मेरे ख्याल में परसों इलेक्शन लाहौर में है, NA 133 का परसों इलेक्शन है, ठीक है ना? तो पता मैं आ रही हूं शहादत साहब, मैं अभी आप ही की तरफ आ रही हूं। शहादत भाई मुझे बात करने दे, फिर आप कीजिएगा, कोई इशू नहीं। तो 133 के लिए अभी तो PTI वहां नहीं है ना, सही, अभी 1-to-1 मुकाबला है। आपने देखा है ना कितनी वीडियोस आई हैं। तो ये डेमोक्रेसी जो दोनों पार्टियों की चलती है वो तो सामने, कितनी मोहब्बत थी। अगर यहाँ PTI का बंदा खड़ा होता तो ये एक दूसरे के साथ मिल जाते। ये PTI है, ये PTI है जो इनको सारे मुखालफों को मिलाती है। ये खान साहब का बड़े में बड़ा कमाल है कि 50 साल के मुखालिफ जो एक दूसरे के मुखालफत पे इलेक्शंस जीतते आए, लड़ते आए, ऐलानात वो तो मैं अगर सैफुल्लाह साहब को बोलूंगी तो वो कहेंगे कि आप लोग भी तो GDA से मिले और आप भी MQM से मिले। खैर ये चले, मैं पूछ लेती हूं उनसे। मैं उसका बताता हूं, मैं उस पे आता हूं कि देखिए बात ये है कि अभी देखिए, ठीक है सैफुल्लाह साहब, ये ठीक है, आपका पॉइंट बड़ा जरूरी आ गया है। 133 के इलेक्शन पे क्यों ये एक दूसरे के साथ दस पकड़े पास नहीं होना चाहिए? ये तो बहन भाई है, इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। जी कोई भी जीते, नून लीग जीते, PP जीते, फायदा तो दोनों का है। ये लड़ते बिला बजा है। मैं जरा शहादत साहब से इसका जवाब ले लूं। जी शहादत साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। पोजीशन भी मिल जाएगी। सिंध के हवाले से शहादत साहब, ये खासी अहम बात है, क्या वहां RTS का इस्तेमाल नहीं हुआ था 2018 में? भाई को देखें, हाँ जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये करूं
के बाद ईवीएम पे चल रही थी, लेकिन मेरा भाई जो है पीपल्स पार्टी पे चला गया। खुदा आप के RTS वास्ते पे आए, खाली आप पीपल्स RTS पार्टी जो पे आए, आपको मैंने नजर RTS नहीं की आनी बात की चाहिए, आपको मैंने अवाम भी RTS नजर की आना बात चाहिए। बताई, सैफुल्ला भाई। भाई, आपको अपनी पार्टी जो है उसका रोल भी नजर आना चाहिए, आपको डॉलर भी नजर आना चाहिए, स्टेट बैंक भी नजर आना चाहिए। और बात यह है कि जो कुछ भी है, कोई ऐसा नहीं है, कोई सियासत कोई ईमान नहीं है। लोग कभी किधर होते हैं, कभी किधर होते हैं, जो अच्छी पार्टी होती है उस तरफ ही होते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमेशा उसका वोट बैंक जो है बढ़ा है, उसका वोट बैंक कभी भी उसका वोट बैंक कम नहीं हुआ है। बाकी वो तो सिलसिला है, ये तीनों रह गया सूबों से एक कि सीट ही नहीं नेशनल मिली, इशू वो तो है, बिल्कुल वाज़ेह हम है। उसके ऊपर KP बात से कर वाज़ेह रहे है, हैं। मेरा बिल्कुल कहना वाज़ेह है। ये है कि भाई अगर पीपल पार्टी पे चले गए तो मैं ये कहूं कि भाई आप तो अपनी मैनिफेस्टो से हट गए हैं। आप लोगों का तो कहना ये था कि हम इस मुल्क में जो है जो कुछ भी हम जो है मुल्क से शहादत करप्शन भाई, खत्म आप करेंगे, RTS का कर्जे जवाब खत्म दें इनको करेंगे, कि सिंध में आवाम जो है इलेक्शन उसको आपने रोजगार RTS से देंगे, जीता, लोगों कैसे को जीता? घर देंगे, वो तो आप लोगों को सिंध शहादत की साहब, बात वो बताइए। बात आपकी वो सही है, आप करेंगे। लेकिन गवर्नेंस मैं वगैरह की आपको ये बातें कर याद रहे हैं, करवाना लेकिन चाहता हूँ कि इन्होंने तो सिवाय विक्टिमाइज इन्होंने जी जी मैडम इन्होंने सिवाय विक्टिमाइजेशन के मोना अलावा बीबी, पीटीआई ने आप कोई काम शहादत नहीं साहब से किया है। RTS मेरा का कहना सवाल ये है पूछे कि कि सिंध आप के इनको इलेक्शन बोलें कि में आपके पास RTS पे 11, जीते 12, या 13 किसी और महीने पे? बच गए हैं। खुदा के वास्ते पहले इनसे ये अपने जवाब ले लें। मैनिफेस्टो पे अपनी हम इस पे मैनिफेस्टो भी पे बात चलें, करेंगे। अपनी शहादत साहब मैनिफेस्टो सही है पे आपकी चलें, बात, लोगों लेकिन को कुछ सिंध में करके क्या दिखाएं। RTS का इस्तेमाल और नहीं हुआ बेहतर था एक सर। और बात भी मैं कहूँगा मोना बीबी, मैडम, मोना एक बीबी, छोटी मैं सी आपको बात, चीज कहता सैफुल्ला हूं, साहब, आप शहादत सैफुल्ला भाई भाई से ने ये तो जवाब यहाँ ले रहना लें। जी, है, सैफुल्ला साहब एक सैफुल्ला सेकंड साहब रुक ने तो जाइएगा, यहाँ पे बारी बारी रहना है। बात करने मेरा ताकि कहना क्लियर ये आवाज आ है जाए। कि चंद लोग जो हैं उनको मैं, हमारा तो मुतालबा है कि चंद लोग जो हैं उनको जो है ECL पे रखा जाए ताकि वो मुल्क से इलेक्शन से पहले चले शहादत न साहब, जाएं, वो ताकि ठीक है, आपकी बात उनको मैं भी पूछती पता हूँ उनसे, चले लेकिन ये कि जो उनके RTS दौरे की बात हुकूमत ने थी, उन्होंने क्या क्या गुल 2018 खिलाए में हैं। सिंध में भी मेरा तो यूज कहना हुआ था ये ना है सर कि सिर्फ RTS, ये नहीं इसलिए है, बात ये जरूरी है मेरा इसका। लेकिन देखें एक जुमला इसके ऊपर। बात ये मैडम, ये जो आज आप कह रही हैं ना, बात ये है, देखें बात ये मैडम, ये ऐसा नहीं है जो मेरा भाई जो है वो कह रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इनको लाने वाले भी आज शर्मिंदा है, वो मशीन भी शर्मिंदा है, अवाम भी पशेमान है, ठीक इनके है, वर्कर ठीक है। भी पशेमान हैं और शर्मिंदा हैं कि चलिए, हमने वो क्या शहादत कर साहब डाला आपने है। लेकिन- गरीब आदमी जो है, आपने गरीब आदमी लेकिन वो तो जो अपने RTS बच्चों वाली को बात जो थी, है वो एक जरूरी 2 नुकता टाइम था, की आपने रोटी उसका नहीं जवाब खिला नहीं दिया सकता। कि 2018 इनके में सिंध पास में भी तो इनके यूज हुआ पास था। सिर्फ और सिर्फ नारे रह गए। वो मैडम ये बिल्कुल दे आपकी- नहीं पाएंगे ना, सिंध इनको ठीके पे मिला हुआ है, सिंध क्या पीपल्स चीज पार्टी मैडम को यूज ठीके हुआ पे था? मिला हुआ है। ठीक ये है, RTS ठीक है, से चलिए, जिता मेरे दिया। पास- देखिए बात ये वक्त इतना ही था। जिता बात दिया ये है, दोनों- सैफुल्ला भाई ठेकेदार कोई और है, ठेकेदार कोई और है, हम ठेकेदार नहीं है। चले, ठीक मेरा है, कहना ठीक ये है। है कि सैफुल्ला देखिए साहब, आरओ आखिरी का जो जुमला एक इलेक्शन आपका हुआ, आ जाए, फिर मैं हमने conclude हमेशा करूंगी। कहा आपकी कि last आरओ sentence। का इलेक्शन हाँ, किसने हाँ, करवाया। सैफुल्ला हाँ, साहब बताइए। एक जुमला आप कहिएगा, फिर मैं कंक्लूड कर रही हूँ। आपकी दोनों की 3 टर्न्स हो जाए। सैफुल्ला साहब आखिरी 1 सेंटेंस। सैफुल्ला साहब पूछिए। आखिरी जुमला। हाँ बताएं, क्या किस पे? किसी पे भी आप देखिए conclude- मैं तो एक चीज कह रहा हूँ। हम्म, अच्छा मैं बताता हूँ, आप हमें हमारे देखें, साथ हम हैं सब या पार्टियों नहीं? को अपने जाति ये भी ठीक है। हम सब पार्टियों को एक लाइन पे चलना चाहिए, जहां अगर इदारे मजबूत होते हैं, चाहे ईवीएम में जो भी खामियां निकले, हमें उसकी रेमेडी पे जाना चाहिए, हमें उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है, ठीक हमें आगे बढ़ना चाहिए, जाति Correct. पार्टी की मुखालफत को छोड़ते हुए। इसमें हमारे अवाम की बेहतरी है बिल्कुल। और तो ये सबको पता लग जाएगा कि किसकी क्या पोजीशन है। अवाम फैसला करेगा, हम क्यों बैठ के यहाँ दूसरे के साथ यकीनन दस्तों के फैसला तो दबाव। एट द एंड ऑफ द डे ये अवाम कुछ ने नहीं। ही करना है। और नाज़रीन, हाँ, मैं अवाम ने सेगमेंट को करना है। कंक्लूड करूंगी। दोनों सेनेटर हज़राक्रिया, सेनेटर सैफुल्ला अब्रो और सेनेटर शहादत अवान ने हमें इसमें ज्वाइन किया था। क्विक ब्रेक, वापस आते हैं स्टे प्लस। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है
और पहले से कहीं ज्यादा अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज्जम और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। वेलकम बैक नाजरीन। आपने ब्रेक से कबल मुलायजा किया ईवीएम्स वगैरह पे हमने तफसीली बात की और दोनों सियासी जमातों का इस पे पर्सपेक्टिव मांगा। सेकंड सेगमेंट की तरफ अब नाजरीन हम रुख करते हैं और इकोनॉमी मीशत की ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बातें इस वक्त ज़ेर गौर हैं और गौर तलब हैं। एक तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कल की जो एक मंदी थी और कल का जो रुझान था वो खासा एक तशवीशनाक हमने देखा और 2000 पॉइंट्स तक की एक कमी हमने सिर्फ एक रोज़ में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आती हुई देखी। सिमिलरली पाकिस्तानी रुपी वर्सेस द डॉलर एक मरतबा फिर प्लंज होता हुआ नजर आ रहा है और ओपन मार्केट में बताया जा रहा था कि 167 रुपए तक पीकेआर पहुंच गया वर्सेस द यूएस डॉलर। ये तमाम ट्रेंड्स अब हमारे सामने हैं। जो इनकी वजूहात बताई जा रही हैं, एक वीकेंड सेंटिमेंट नज़र आ रहा है सरमायाकारों का, उसकी जो वजह एक ख़ास तौर पर जो अक्सर व बेशतर बताई जा रही है वो है बढ़ता हुआ तिजारती खसारा। बरामदात में इजाफा है लेकिन दरामदात में भी उसी तरह से इजाफा नज़र आ रहा है। और दूसरी बात यह कि सऊदी अरेबिया से जो पैकेज, जो मुआशी पैकेज जो रिवाइव हुआ था, अब उसमें भी कुछ डिले मालूम होता है और ये भी एक खासी अहम वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से सरमायाकार शाये हैं और खासे खौफजदा नज़र आ रहे हैं। पूरी सिनेरियो पे बात करेंगे, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड इसका क्या कोई मिड टर्म या शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है हमारे पास, ये भी एक ज़रूरी सवाल है। और आगे क्या प्रेडिक्शन है मईशत और पूरे आउटलुक को देखते हुए। बात करने के लिए हमारे साथ जो एक एक्सपर्ट पैनल है, मैं आपको फ़ौरन उनसे मुतारिफ कराऊँ। यहाँ हारून शरीफ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर चेयरमैन फॉर द BOI। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। और बज़रिया स्काइप नाजरीन मेरे साथ हैं डॉक्टर खाकान नजीब, सीनियर इकोनॉमिस्ट और तमाम अमूर पे अपना जो पर्सपेक्टिव है हमारे साथ रखेंगे। बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर खाकान। बात का आगाज़ हारून साहब आपसे करना चाहती हूँ मैं। आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट इज़ योर रीडिंग? स्टॉक मार्केट्स में भी एक प्लंज है और उसी तरह का एक डीप प्लंज हमें अपने PKR में, पाकिस्तानी रुपए में भी उसकी कदर में नज़र आता है। क्या वजह डिसाइफर हुई है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो एक मुसलसल हम ट्रेंड देख रहे हैं, ये इसकी मेन वजह तो एक अनसर्टेनिटी या बेयकीनी की सूरत हाल है। मार्केट्स को कुछ फोर्सेबल फ्यूचर में एक सर्टन डायरेक्शन नज़र आनी चाहिए। अभी जो वो डायरेक्शन देख पाए हैं पिछले कुछ माह से, एक तो ये था कि हम करंट अकाउंट का खसारा, जैसे आपने जिक्र किया, वो कंट्रोल नहीं कर पाए और वो $5 अरब के लगभग हर माह होता जा रहा है। तो उससे उनको दिख रहा है कि रुपए पर प्रेशर आएगा। सो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स जो हैं वो फिर लॉन्ग टर्म पोजीशंस वॉलेटिलिटी में नहीं लेते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप देखें, इंटरेस्ट रेट ऊपर हो गया, तो जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो उनको नज़र आ रहा है कि मनी सप्लाई कम होगी और इन्वेस्टमेंट की बजाय लोग जो है कम खर्च करेंगे। तो आपको वो ट्रेंड भी नज़र आ रहा है और शायद उनको ये भी नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट मज़ीद हाई होने की तवक्को की जाती है IMF के एग्रीमेंट में। बाकी अनसर्टेनिटीज़ ये हैं कि जो हमारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, IMF की कंडीशनैलिटीज़ को लोगों तक कम्युनिकेट करने में वक्त लगा। फिर ये जो सऊदी हमने अभी डील की, उसके ऊपर भी खासी लोगों ने वरीसम बात की। मैं इसमें बल्कि कहना चाहूँगा, क्योंकि पहली दफ़ा जब सऊदी अरब गए थे तो मैं खुद वज़ीर आज़म के साथ था। जी। तो इस डील में इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाई, लेकिन हमने डेट की इंस्ट्रूमेंट ले लिए। फिर जो तब्दीलियां भी हैं, अभी आप देखिए कल की ही बात है कि फाइनेंस सेक्रेटरी भी तब्दील हो गए। तो मार्केट इन सिग्नल्स को लेती है। स्टॉक मार्केट का मईशत की सूरत हाल से डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, लेकिन परसेप्शन से बहुत गहरा ताल्लुक होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए इन्वेस्टर्स ने गालिबन यकीनन पैसा निकाला, सेलिंग प्रेशर आया, जिससे इंडेक्स क्रैश हुआ कल 2000 पॉइंट। अभी जो मेरी इस पे राय ये है कि हुकूमत को चाहिए एक ऑनेस्ट इंगेजमेंट करे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ।
अपनी उनको पॉलिसीज बताए, जैसे शौकत तरीन साहब ने आज कहा कि जी 2-4 माह की बात है, लेकिन उनको बताया कि 2-4 माह की बात कैसे है हमने क्या 5-6 स्टेप्स लिए हैं। मतलब अभी गाड़ियों की इंपोर्ट पे पाबंदी लगी है 6 माह के लिए, तो सिग्नल ये जाता है कि जी यकीनन आपके पास डॉलर्स नहीं है जो आप ये कर रहे हैं। तो एक फियर ऑफ अननोन मार्केट के लिए किसी भी हद से, किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं है। हम इस वक्त उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं। जी खाकान साहब, ये जो अनसर्टेनिटी की बात की है, क्या आप इस तरह की कोई अनसर्टेनिटी आईएमएफ के पैकेज के हिसाब से भी एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आप वहां पर भी अनसर्टेन कोई सिचुएशन देखते हैं? और ये जो सऊदी पैकेज का रिवाइवल है, हारून शरीफ साहब काफी मर्तबा हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि सरमायाकारी नहीं आई वहां से, लेकिन जो ये डेट फैसिलिटी भी है, क्या उसकी भी आमद में कोई हिकअप्स हैं मौजूद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, 3 मार्केट्स जो हैं उन्होंने रिएक्ट किया है, सो वी मस्ट बिलीव दैट देयर इज समथिंग दैट द पीपल आर नॉट बाइंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू सेल टू देम। मनी मार्केट्स 11-12% पे हैं बॉन्ड रेट पे, सो वो भी रिएक्ट कर रही है। एक्सचेंज रेट जो है आपके सामने है, और कल भी स्टॉक एक्सचेंज 5% के करीब गिरी थी, आज भी तकरीबन 0.35% की फॉल है। सो वी मस्ट टेक दिस सीरियसली। $50 अरब की इस वक्त मार्केट है हमारी, सो ये कोई मैनिपुलेशन शायद नहीं है। एक चीज जो हारून साहब ने बाकी चीजें ऐड की हैं, उसमें ये भी ऐड कर लें कि कल परसों ही पाकिस्तान MSCI इंडेक्स से निकल के फ्रंटियर मार्केट्स में आ गया, सो वहां पे भी कुछ रिकैलिब्रेशन जो है वो हो रही है। अब जो हुआ है शॉर्ट टर्म में, वो एक तो ये हुआ है कि जब आपकी ग्रोथ जो है, अब आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दिस, कि जैसे ही 5% को क्रॉस की तो आपने देखा कि ये जो सारे आपके अशारिये थे करंट अकाउंट के, आपका ट्रेड डेफिसिट जो था, आपका जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड था, वो डबल डिजिट्स यानी कि 11.5% पे चला गया, जो कि कहीं 8-9% पे हॉवर कर रहा था। बट इंपॉर्टेंटली सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो कि 50 अशिया पे मुश्तमिल है, वो 18.3% था ईयर ऑन ईयर, जो आपने नवंबर क्लोज किया, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वो 27% था। सो इट इज जस्ट नॉट कि सिग्नलिंग हुकूमत सही नहीं कर पा रही, बट कि इसके साथ साथ जरूरी ये है कि जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, नंबर्स भी जो हैं वो आर नॉट कंफर्टिंग। ऑफ कोर्स इसमें एक ये बात जरूर है कि इंटरनेशनल कमोडिटी साइकिल इज प्लेइंग अ रोल, ऑफ कोर्स इट इज, बट हमारे यहाँ चूंकि एडेड है रुपी एडजस्टमेंट जो कि हाई है, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। और ये ना भूलिए कि पिछले साल $10 अरब की एग्रीकल्चर की इंपोर्ट हुई थी, पिछले माह में भी $1 अरब की एग्रीकल्चर की इंपोर्ट शामिल है आपके इंपोर्ट बिल में। सो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो एक्सट्रीमली वीक रही है। अभी जो गुड उम्मीद नजर आ रही है, बिफोर आई कमेंट ऑन द IMF, चूंकि पॉजिटिव बात भी करनी चाहिए, वो ये है कि हमारी सारी जो क्रॉप्स हैं, जिनमें राइस है, शुगर केन है, वीट है, कॉटन कुछ बेहतर आ रही है, ये बेहतर आ रही हैं, कुछ बम्पर आ रही हैं। कॉटन इज रिलेटिवली बेटर, 7-8 मिलियन बेल्स के करीब है। इसके साथ साथ सब चीजों ने जो ऐड किया है वो है कि IMF के प्रोग्राम की निगोशिएशन इज अ 9 to 10 डे अफेयर। पूरे 12 रिव्यूज पिछले मैंने IMF के प्रोग्राम के करवाए जब पाकिस्तान में हम थे 2016-17 के प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के रिव्यूज में भी मैं शामिल रहा हूँ व्हेन आई वाज विद द गवर्नमेंट। इट हैज लिंगर्ड ऑन फॉर मोर देन 2 months। ये कहीं अक्टूबर अर्ली में क्लोज होना था। अब जो हमारे सामने पैकेज दिखाई दिया है, इट इज एक्सट्रीमली टफ। चाहे वज़ीर खजाना ये सही कह रहे हैं कि मैं 350 अरब के नए टैक्सेस पे ले आया हूँ, जो कि बात 700 अरब से हो रही थी, बट ये ना भूलें कि फिस्कल एडजस्टमेंट जो हो रही है वो 700 अरब की हो रही है। 200 अरब आप PSDP से भी निकाल रहे हैं, 50 अरब आप ग्रांट से भी निकाल रहे हैं। सो इट्स अ बिग एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट भी सेंटिमेंट पे हैवी है। SPP का बिल अभी तक जो है वो चूंकि बहुत ज्यादा सामने नहीं आया, उसमें कुछ बेहतरी आई है। और ये जो सऊदी पैसे आने हैं सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन, वहां पर भी क्या कोई हिकअप्स हैं? देखिए, आई थिंक उसमें शायद हिकअप तो नहीं है, बट इस दफा ये जरूर हुआ है कि चूंकि 2 चीजें हैं, एक सऊदी $3 अरब है और एक ऑयल फैसिलिटी है। ऑयल फैसिलिटी पे कमेंट क्विकली है कि लास्ट टाइम जब हमने इस ऑयल फैसिलिटी को, हारून साहब जिस टाइम का जिक्र कर रहे हैं, जब हमने इसको इंप्लीमेंट किया था, इट वाज हार्ड टू डू बिकॉज इसमें सारे आपके लोकल अदारे हैं, उनकी LCs हैं, उनकी डिफरमेंट होनी है। सो दैट्स वन डिले। जहां तक इसमें सिर्फ मैं ये कमेंट करूंगा कि चूंकि ये थोड़ा सा कमर्शियल लाइंस पे पैकेज है, इसके क्रॉस करंट्स काफी हैं, क्रॉस डिफॉल्ट्स काफी हैं, और अगर आप इंटरेस्ट रेट भी देखें तो हमें इनिशियली ये शायद ख्याल था कि लास्ट इंटरेस्ट रेट 3.2% था, अब का इंटरेस्ट रेट शायद 3.8% है। 4 के करीब, वो शायद कंफर्ट
नहीं दे रहा, जो कि पहले का शायद कंफर्ट था. बट आई थिंक इट्स इन द ऑफिंग. गवर्नर हैज साइंड द डील, सो वी शुड हैव द मनी शॉर्टली. ठीक है, राइट, यानी कि इसके हवाले से आप कहते हैं कुछ नहीं. लेकिन हारून साहब, आपका अब इस पे क्या आप ऐड ऑन करेंगे? बम्पर क्रॉप की बाय द वे जहां तक बात है, क्या हमने बम्पर क्रॉप होने के बाद भी पिछले दफा इंपोर्ट नहीं की थी ये तमाम गुड्स? ये भी तो हो चुका है. जी देखें, बम्पर क्रॉप्स जो हैं हमारी जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तनासुब से आबादी बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है, तो ऑब्वियसली फिर हम इंपोर्ट करनी पड़ती है. अभी भी अगर कॉटन की अच्छी खबर आ रही है, वो तो ग्रोथ में इंशाल्लाह कुछ कंट्रीब्यूट करेगी. लेकिन जो हमारी इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जो कंज्यूम करते हैं, अगर वो इंपोर्ट होती रही, जैसे कि अभी बताया गया कि $1 अरब की इंपोर्ट पिछले माह हुई है, तो वो एक फैक्टर वरीसम है. ख़ास तौर पे अब हमारे मुल्क से एक स्मगलिंग अफगानिस्तान की तरफ भी हो रही है इसेंशियल आइटम्स की. तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ने शुरू हो जाएंगे. मैं एक बात दोबारा कहता चाहूँ, आपको पहले भी कहा था सऊदी पैकेज में, ये बिल्कुल एक उन्होंने कमर्शियल टर्म्स पे जो हमें डिपॉजिट दिया है. मैं इस पे ये अर्ज करता जाऊं कि हमें इन ममालिक के साथ, दोस्त ममालिक के साथ, जो जियोपॉलिटिकल या अपनी फॉरेन पॉलिसी लेवरेज करके जब हम इकोनॉमिक सॉल्यूशंस लेते हैं, तो उससे अनसर्टेनिटी बढ़ती है. I see. अगर हम इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन दें, फॉर इंस्टेंस हम उनसे कहें कि जी हमारे नेशनल बैंक के 22% शेयर्स ले लीजिए, वो एक इकोनॉमिक डील है, आप पैसा ले रहे हैं और उसके एव्स कुछ दे रहे हैं. लेकिन जब हम अपने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लेते हैं तो मार्केट्स इसको रादर नेगेटिवली लेती हैं कि ये टेम्परेरी है. अगर कल को कोई दूसरी तरफ तनाव आएगा तो वापस चला जाएगा, क्योंकि ये पहले हो चुका है. तो ये हमें इससे सीखने की जरूरत है कि चीन के साथ, सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ हमें इकोनॉमिक टर्म्स पे डीलिंग बढ़ानी. जो हमारा लेंडर है, क्या उसके लिए भी आप समझते हैं कि इकोनॉमिक जो टर्म्स की बार्टर है वो बेहतर होती है, या जियोपॉलिटिकल अगर बार्टर हम अपने लेंडर से करते हैं तो एक स्कूल ऑफ थॉट है जो आम फहम है कि वो ज्यादा लेवरेज रखती है हमारे लिए? देखिए, जो हमारे ट्रेडिशनल मल्टीलैटरल लेंडर्स हैं वो तो सॉवरन मुल्क की गारंटी पे भी लैंडिंग करते हैं, फिर इसके बाद कंडीशनैलिटीज भी होती हैं. नॉट दोस, आई एम टॉकिंग अबाउट दी फ्रेंडली कंट्रीज. ये जो हमारे बायलैटरल्स हैं, मैं पहले इसलिए जो बायलैटरल लेंडर्स हैं हमारी निगोशिएशन पावर कम होती है जब हम उनसे दोस्ती या भाईचारे की बुनियाद पर कहते हैं हमारी मदद करते हैं. आप ऑलरेडी अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं कि जी हम कमजोर हैं. लेकिन अगर हम जाएं कि हमारे पास, देखिए अब हमारे पास दो चारे हैं जो मैं बार बार कह रहा हूं. एक तो ये है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करें कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाएं ताकि रूपी के ऊपर पैसा प्रेशर कम हो. और हमारे पास हैं एसेट्स जिनको हम दे सकते हैं, उन्होंने इंटरेस्ट भी शो किया हुआ है. दूसरा हमारे पास तरीका तो वही है जो ट्रेडिशनल है इकोनॉमिक्स का, कि हमें एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा करना पड़ेगा. जब हमारे रिजर्व्स के अंदर एफडीआई और एक्सपोर्ट के इनफ्लो आएंगे तो मार्केट को खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि ये पैसा वापस नहीं जा रहा है. जब कर्ज से आते हैं या शॉर्ट टर्म आते हैं तो मार्केट को पता है कि ये एक टेम्परेरी स्टेबिलिटी है, तो मार्केट्स उस पे फिर लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं ले पाती. करेक्ट, राइट. अच्छा खाकान साहब, एक और दो इसमें वर्जन्स हैं. हारून साहब को ये बात याद होगी क्योंकि उनकी प्रेजेंस में हुई थी. डॉक्टर सलमान शाह एक मरतबा थे और उन्होंने कहा था कि एनर्जी रिलेटेड दरअसल जो दरामदाद हैं वो हमारे इंपोर्ट बिल में ऐड ऑन कर रहे हैं. लेकिन आपको पता है जो बहुत हार्ड लाइनर क्रिटिक्स हैं, नाकिद हैं, वो ये व्यू पॉइंट रखते हैं कि जो नॉन एसेंशियल आइटम्स या जो लग्जरी आइटम्स हैं वो दरअसल हमारे अक्सर जो इंपोर्ट बिल है उनका कंपोनेंट है. तो इसमें क्या एक आपके ख्याल से क्या ज्यादा हैवी फैक्टर है जिसको में भी हम कुछ मिटिगेट कर सकते हैं अपना ये भारी भरकम इंपोर्ट बिल कम करने के लिए? मोना, देखें, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, उसमें इंपोर्ट कर्ब्स लगाकर हम अपनी मार्केट्स को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकेंगे कभी भी. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेकर हम इन्फ्लेशन कम नहीं कर पाएंगे. अगर हम ये रियलाइज ही कर लें तो फिर हम असल जो मसाइल हैं पाकिस्तान के वो हल करने की तरफ जाएंगे. वो क्या है? वो ये है कि आपकी एग्री प्रोडक्टिविटी 5 क्रॉप्स में हाफ है ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट. आपके 5.2 मिलियन एसएमईज हैं मुल्क में, जो कि 99% हैं आपकी ओवरऑल क्लस्टर का. उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो वीक है, वो किसी ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट नहीं है. हमारा जो एनर्जी एम्बियंस है ओवरऑल वो ये है कि गवर्नमेंट इज द सोल बायर ऑफ एनर्जी. सो because government is the sole buyer, government is also the sole guarantor to your IPPs कि हम पे पैसे मिलेंगे. हमें इस मॉडल को तब्दील करना है.
हमें इस मॉडल से निकलना है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है पेंशन्स पे वो 500 अरब रुपए का है, हमें पे एज यू गो पे जाना है। मैं ये अभी आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये वो इशारे हैं जो अगर आप सिग्नल करेंगे कि ये गवर्नमेंट शुड नॉट बी थिंकिंग ऑफ सपोर्टिंग। हर वक्त जब हम गवर्नमेंट का सोचते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें सपोर्ट में आना है। आई थिंक गवर्नमेंट को ये आना है कि हम गवर्नमेंट मार्केट फंक्शनिंग में बिलीव करती है और वो कॉटन या किसी और चीज की प्राइस सेटिंग नहीं करना चाहती या शुगर केन की प्राइस सेटिंग नहीं करना चाहती, बल्कि मार्केट को वर्क करने देना चाहती है। वो खुद नहीं इंपोर्टर बनना चाहती बल्कि वो इंपोर्ट करने देना चाहती है। 10% जो जिसको आप लग्जरी आइटम्स या नॉन एसेंशियल्स कहते हैं वो तकरीबन 10% ऑफ द टोटल इंपोर्ट बास्केट हैं। सो इन पे आरडीज लगाकर जरूर आप सीबीयूज पे लगा लें या क्लोज कर लें, उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा जितना बड़ा इंपैक्ट एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से आएगा। आपकी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव तब होंगी जब आप एज अ नेशन आज ये डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्टिविटी इज व्हाट वी आर गोइंग टू गो फॉर एंड नॉट और ये जो टर्फ और ये सब चीजें ये जरूर सपोर्टिव हैं, बट मैं ये कहता हूं कि ये डिस्टॉर्टिव भी हैं। आप चाहते हैं कि ये पैसे स्टॉक मार्केट से पिकअप हों ताकि मैं और आप प्लॉट्स ना खरीदें और हमारा इंसेंटिव है वो मार्केट इन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाए। ये वो पैकेज है जो गवर्नमेंट को लाना चाहिए और आई थिंक इस तीनों मार्केट जो है वो काम डाउन कर जाएंगे। ठीक है, राइट नाज़रीन, आई हैव टू कंक्लूड ऑन दैट नोट। मेरे पास इतना ही वक्त है सेगमेंट, लेकिन हमने काफ़ी थॉरो इसके ऊपर बात की और काफ़ी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया। थैंक्स टू मिस्टर हारून शरीफ जो कि यहाँ हमारे साथ थे और डॉक्टर खाकान नजीब जो कि बजरिया स्काइप थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।